Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter Development and Political Theory, and under this chapter, we have discussed challenges of development, and now we are discussing the criticism of development model. And under this, we have discussed the social cost which people has to pay because of the model of development. And in this regard, we have seen the problem the people face is the most important problem that the people face is the problem of displacement. Now, because of developmental projects like dams and mining activities and setting up of factories, it happens that many people who many people have to displace from their original place. तो जब ये डिस्प्लेसमेंट होता है तो इट कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल टू द पीपल. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम दे फेस is the loss of livelihood. Though the government give them compensation, but that compensation is not enough. Whatever the problem they face, अगर उस प्रॉब्लम को हम कंपैरिजन करें तो उसके लिए कंपनसेशन जो है वो कभी भी enough नहीं हो सकता है. they lose their complete livelihood. जो भी उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था वो उसको लूज कर जाते हैं और फिर एक नई जगह में जाके उनको एवरीथिंग दे हैव टू सेट अप इन अ न्यू प्लेस क्योंकि दे आर डिस्प्लेस्ड और उनका जो भी एंसेस्ट्रल होता है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं. उनका सोशल एंड कल्चरल लाइफ आर ऑल्सो बैडली अफेक्टेड. तो these are the problems which are associated with the development model which have been adopted in various countries including our country. And not only we have to pay only the social cost, and in this regard, in this social cost, the most important thing is कि जो लोग सफ़र करते हैं जिन पे इस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का बर्डन पड़ता है, दे आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन आवर कंट्री. जिन पे बेनिफिट तो होता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं, चाहे वो डैम्स के हों, चाहे फैक्ट्री सेटिंग अप हो रहा हो या माइनिंग एक्टिविटीज़ हो, उससे डेवलपमेंट होता है. यस, दे कॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दे ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट दे पुट बर्डन on that group of our society, on that group of our country, which are the poorest of the poor. जैसे कि हमने कल देखा था, जो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के पीपल है, दे आर बैडली अफेक्टेड by this developmental activities, by these developmental activities. And in this regard we have discussed about the नर्मदा बचाओ आंदोलन also. तो जो ट्राइबल पीपल हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. एंड दलित्स, तो ये जो ग्रुप है हमारे सोसाइटी के, दीज आर द सोशल ग्रुप हु आर द पुअरेस्ट अमंग द पुअर, और उनको ही हम प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं. तो इस तरह से जो डेवलपमेंट का जो मॉडल हमने अडॉप्ट किया है, दैट मॉडल इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर. ये जो है ये मॉडल रिच और पुअर के बीच की जो गैप है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाता है. ओके. And now we were discussing about the environmental cost which we are paying because of this model of development. We have seen the pollution level in water, air, जो pollution का level हो गया है, that is because of heavy industrialization. greenhouse gases बढ़ गए हैं जिसके कारण global warming हो रही है. And because of this global warming जो आर्कटिक और अंटार्कटिक में जो स्नो है, दे आर गेटिंग मेल्टेड, और उनके मेल्ट होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आगे फ्यूचर में होने जा रही है. ऐसा इट इज़ द पॉसिबिलिटी कि मालदीव्स जो है वो समुद्र के अंदर चला जाए, एंड बांग्लादेश ऑल्सो. एंड यहाँ तक कि हम मुंबई के बारे में भी ऐसी बातें सुनते हैं कि 50 ईयर्स के बाद मुंबई जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाएगा. एंड नॉट ओनली दिस, वी सी दैट जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आज के समय में आ रही है, जिनको हम कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़, नेचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कैलेमिटी, बट एक्चुअल दीज कैलेमिटीज़ आर नॉट नेचुरल बिकॉज नेचर को हमने इंटरफेरेंस किया है. नेचर में ह्यूमन
has interfered in the sphere of nature, and because of this interference these calamities are happening. जो जून 2015 में जो उत्तरांचल में जिस तरह से बारिश हुई और जो फ्लड आया, जितने कैजुअलिटीज़ हुए, उसके लिए नेचर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल. वो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं इतना ज़्यादा हो गई थी जिसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारा जो इंटरफेरेंस था रिवर के कोर्स में वो बहुत ज़्यादा था, एंड दैट वाज द कॉज फॉर द नेचुरल कैलामिटी. तो इस तरह की चीज़ें को हम फेस कर रहे हैं. दीज आर द एनवायरमेंटल कॉस्ट which we are paying because of following the wrong model of development. Okay, so in the long term we are in the environmental cost of development, the second paragraph. Okay, in the long term the ecological crisis will adversely affect all of us. It's not कि ये जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज़ अफेक्टिंग ओनली अ ग्रुप ऑफ पीपल. हमें कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं है. अगर इफ़ वी आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय दीज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एट प्रेजेंट, तो इट्स नॉट कि वी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस in the future also. In future everyone is going to be badly affected by this environmental degradation which is caused because of wrong method of development. तो ये जो कुछ भी environmental problems हैं वो सबकी problem है, वो किसी एक ग्रुप की या किसी एक country की problem नहीं है. So the whole humanity is going to be affected by this ecological problem. ये किसी एक कंट्री की या किसी एक ग्रुप की प्रॉब्लम नहीं है. In the long run, the ecological crisis will adversely affect all of us. Air pollution is already a problem which does not discriminate between the rich and the poor. ये वो चीज़ नहीं है कि जो रिच पीपल हैं वो उनको अफेक्ट ये नहीं करेगा, और जो पुअर है दे विल ओनली बी अफेक्टेड बाय द पॉल्यूटेड एयर. एयर, यू कैन नॉट स्टॉप एयर, चाहे हम रिच हो चाहे पुअर हो, we both of the group will be affected in the same way. तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे हर कोई अफेक्टेड होगा. But in the short term, indiscriminate use of resources tends to adversely affect the underprivileged more sharply. But अभी जो हमें नज़र आ रहा है at present, whatever we are seeing, कि जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से नेचर के साथ इंटरफेरेंस हो रहा है, इसका जो सबसे बैड इम्पैक्ट एट प्रेजेंट जो बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हमारे अंडर प्रिविलेज ग्रुप पे ही पड़ रहा है, वो हमारे पुअर ग्रुप पे पड़ रहा है. फ्यूचर में ये रिच पे भी पड़ेगा, बट एट प्रेजेंट ये जो हमारे पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है दे आर बैडली अफेक्टेड बाय दीज इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन. तो उनके लिए प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी है क्योंकि दे हैव स्टार्टेड टू फेस द प्रॉब्लम. और जो रिच है वो अभी उनको प्रॉब्लम अभी नहीं आई है, इसलिए दे डोंट कंसिडर द मैटर इन अ सीरियस मैनर, है ना. प्रॉब्लम उनको भी आएगी, फ्यूचर में प्रॉब्लम उनको भी आएगी, बट एट प्रेजेंट हमारे जो अंडर प्रिविलेज्ड है दे आर इन द डेंजर. Loss of forest affect the poor who use forest resource for a variety of subsistence needs like firewood, medical herbs or food. So deforestation is one of the most important problem we are facing because of developmental activities. So many forests are getting cut, है ना, उनको काटा जा रहा है. तो ये जो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसके कारण एयर की क्वालिटी तो ख़राब हो ही रही है, वाटरफॉल भी, रेनफॉल में कमी आ रही है. ये प्रॉब्लम्स तो हम फेस कर ही रहे हैं, बट इससे जो ग्रुप अफेक्टेड हो रहा है हमारा, वो कौन सा ग्रुप है? दोज ग्रुप विच आर डिपेंडेंट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट की रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, वो बैडली अफेक्टेड होना शुरू हो चुका है. इसका जो असर एयर पे आएगा, जो असर इसका रेनफॉल पे आएगा आ रहा है, वो हमें धीरे धीरे अफेक्ट करता है. लेकिन जो ग्रुप हमारा पूरी तरह से फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, सबसे पहला जो बैड इम्पैक्ट होता है वो उन पे होना शुरू हो चुका है. दे आर बैडली अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन.
So, drying up of rivers and ponds and falling groundwater level means that women have to walk longer in order to procure water. So, all these deforestation, this led to the less rainfall. Less rainfall is causing deepening of the water table. जो water table है, underground water table, वो नीचे जाता जा रहा है. तो इसमें क्या होता है, जो रिच हैं दे कैन अफोर्ड, कितना भी नीचे चला जाएगा वो बोरिंग करवा लेंगे बोरवेल से, दे कैन गेट वाटर. स्टिल रिच को भी प्रॉब्लम होती है. जैसे हमारे अगर अपनी कंट्री में हम देखें तो जो बड़े शहर हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन शहरों में भी जो पुअर सेक्शन है या जो मिडिल क्लास है वहाँ तक प्रॉब्लम होती है. जो पॉश कॉलोनीज में रहने वाले रिच पीपल हैं दे आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड. इन सिटीज़ लाइक मुंबई और चेन्नई, इन शहरों में भी प्रॉब्लम्स जो है वो मिडिल क्लास तक आ गया है, बट मिडिल क्लास के ऊपर वाला जो क्लास है वो अनअफेक्टेड है. तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर ड्रिंकिंग वाटर को हम देखें तो सबसे बैडली अफेक्टेड जो हो रहा है वो हमारा पुअर क्लास है, जिनके घर में वाटर का कोई सोर्स नहीं है. दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ वाटर सप्लाई प्रोविजन, और दे हैव टू गो टू लॉन्ग डिस्टेंस इन ऑर्डर टू फेच वाटर. पहले जहाँ उन्हें थोड़ी दूर जाना पड़ता था दे वर एबल टू गेट द वाटर. अब उन्हें बिकॉज ऑफ दिस डिटेरियोरेशन ऑफ एनवायरमेंट दे हैव टू गो टू अ लॉन्गर डिस्टेंस इन ऑर्डर टू फेच वाटर, एंड इट इज़ रियली वेरी वेरी फिजिकली स्ट्रेनियस जॉब कि आपको पानी लेने के लिए उतनी दूर जाना और आना. तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम people are facing, especially the poor people. Not only the problem of कि they are not getting drinking water in the nearby places, the quality of water has also degraded. जो पानी वो पीते हैं वो मतलब काफ़ी उसमें polluted होता है वो. तो इस तरह की problems जो हैं वो हमारे जो poor section है they are getting badly affected by all these things. The model of development we are pursuing is heavily dependent on the increasing use of energy. जो हमने मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अडॉप्ट किया उसमें हमको एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है. विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट मूव ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट. एनर्जी इज द सोर्स थ्रू विच वी कैन गेट द एम ऑफ डेवलपमेंट. Most of energy currently generated in the world is from non-renewable source like coal or petroleum. तो जो भी हमको एनर्जी के सोर्स हैं, you have read this in class 10th, we have two major source of energy. We can categorize the source of energy in two category, that is the renewable source of energy and the non-renewable source of energy. तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या है? नॉन रिन्यूएबल जो कि जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कोल है, पेट्रोलियम है. दीज आर नॉन रिन्यूएबल, दे कैन नॉट बी रिन्यूड. एक बार यूज हो गया तो वो खत्म हो गया. अब उसको बनते 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 काफ़ी हजारों साल लगेंगे तब जाके वो बनेगा. तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल. कोल है, पेट्रोलियम है, इनके बनने का जो प्रोसेस होता है, जितना लंबा प्रोसेस बनने में लगता है और जो खर्च करने में जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा का उसमें डिफरेंस है. इसलिए हम इसको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं. और जो रिन्यूएबल है जैसे कि सोलर है, विंड है, टाइड है, दीज आर रिन्यूएबल. मतलब इनको जैसे जैसे हम यूज़ कर रहे हैं वो फिर से बनते जा रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं वो बनते जा रहे हैं. तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, है ना. बट जब हम अभी जो जितनी हमारे पास एनर्जी का जो भी टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप्ड हुई है उसमें हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को नहीं यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस इज ऑल्सो देयर इज नीड ऑफ initiatives. The initiatives must be taken by the government in order to start these renewable source of energy. But in our country like India, we see that जो non-renewable source of energy है वो हमारे लिए ही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अभी भी बनी हुई है. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है पेट्रोलियम. जो इतने व्हीकल्स चलते हैं, जो भी हमारी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, इतने सारे हैं और ये सारे जो हैं दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन पेट्रोलियम एंड डीजल.
तो ये जो है, ये पेट्रोलियम और डीजल जो है, दे फॉर्म द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। Most of energy currently generated in the world is from non-renewable sources like coal or petroleum. Okay, large tracts of Amazon rainforest are being deforested in order to provide for the increased consumer needs. जो अमेज़ॉन का जो फॉरेस्ट है उसको वहाँ भी डिफॉरेस्टेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है ना। तो क्योंकि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे हैं बहुत तेज़ी से, तो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन deforestation is there, and we see that are there enough of these non-renewable resources which can allow not only the advanced countries but all the people in the world to enjoy an affluent lifestyle. So in order to fulfill the needs of the people, the forests are getting cut, है ना, उनको काटा जा रहा है, फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है ताकि कंज्यूमर के नीड्स को हम पूरा कर सकें। तो क्या ये जो कंज्यूमर के नीड्स हैं वो कब तक इस तरह से पूरे हो सकेंगे? आखिर जो फॉरेस्ट को अगर हम काट रहे हैं, इफ डिफॉरेस्टेशन इज डन, तो जब सारे फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तब क्या होगा? वी आर नॉट cannot provide all the people everything by doing this deforestation. So given the finite nature of these resources, the answer would be no. जो भी resources nature के हैं, that is finite. अगर हम देख रहे हैं forest है तो उसका भी एक limitation है ना, that is not unlimited. तो अगर हम forest को काटे जा रहे, एक समय आएगा जब हम ऐसे जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पर कि हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, एंड शायद हमारी ज़िंदगी चल जाए, बट व्हाट अबाउट आवर फ्यूचर जनरेशन? हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं? उनको हम क्या देकर जाएंगे? What about the future generation? Are we going to hand over a depleted earth and multiple problems to them? तो हम अपने बच्चों के लिए क्या देंगे? हम बहुत देखो, हर लोग होते हैं पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, और अपने बच्चों की खुशी के लिए इंसान सब कुछ करता है ना। जो भी हम बहुत कुछ प्रॉपर्टी जमा करते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं, ओनली फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। अब ये जो फ्यूचर जनरेशन है, हमने वेल्थ तो क्रिएट कर दिया, बट दे विल नॉट बी एबल टू यूज़ दैट वेल्थ, क्योंकि उनको जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो मिलेंगी ही नहीं। एयर मिलेगा नहीं, वाटर नहीं मिलेगा, क्लीन वाटर नहीं मिलेगा, क्लीन एयर नहीं मिलेगा, तो वो तो सर्वाइवल प्रॉब्लम आ जाएगा ना। ऐसे डेवलपमेंट जिसमें कि हमने प्रॉपर्टी तो जमा कर ली, प्रॉपर्टी को हम खा नहीं सकते हैं ना। प्रॉपर्टी हमारे लिए एयर का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता है, प्रॉपर्टी और वेल्थ हमारे लिए वाटर का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमें बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया को, इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, ये पूरी ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम है कि आखिर हम अपने जनरेशन के लिए क्या उनको हम दे रहे हैं। उनको हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स देकर जा रहे हैं जो कि हम नहीं चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता है। तो इसके लिए एफर्ट कहाँ से करना होगा? एफर्ट हमारी तरफ से ही आएगा, दैट इज़ रिक्वायर्ड। जो भी प्रॉब्लम आई है एनवायरनमेंट की, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट मॉडल। ये जो डेवलपमेंट का मॉडल हमने अडॉप्ट किया है, दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक, एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर so many problems. So now we will assess development. Assessing development. It could not, of course, be said that development has had only negative effects for the world. अब हम असेसमेंट कर रहे हैं, है ना। तो असेसमेंट में हम सारी चीज़ें देखेंगे। अभी तो हमने कॉस्ट देखा कि क्या कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, सोशल कॉस्ट, इकोलॉजिकल कॉस्ट, ये सारे कुछ पे करने पड़ रहे हैं। बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो भी डेवलपमेंट का मॉडल था उसमें जो कुछ भी हुआ सब कुछ, एवरीथिंग वाज नेगेटिव। पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, बिकॉज वी आर असेसिंग, हम असेस कर रहे हैं कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है।
तो हमको दोनों पॉइंट्स देखना है ना, कि क्या इससे मिला है हमें और क्या इसने छीना है हमसे. It could not, of course, be said that development has had only negative effects for the world. Some countries have had some success in increasing their rate of economic growth and even in reducing poverty. There are many countries who achieved the aim of rapid economic growth. उनका इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया, उनके यहाँ पॉवर्टी भी ख़त्म हो गई, बहुत हद तक कहा जा सकता है कि पॉवर्टी रिड्यूस हुई. तो ये चीज़ें जो है, दीज आर पॉजिटिव साइन कि इकोनॉमी हमारी ग्रोथ कर रही है, रैपिड ग्रोथ हो रहा है, पॉवर्टी ख़त्म हो रही है. बट ओवरऑल इनइक्वालिटीज हैव नॉट बीन सीरियसली रिड्यूस्ड एंड पॉवर्टी कंटिन्यूज टू बी अ प्रॉब्लम इन द डेवलपिंग वर्ल्ड. सो व्हाट वी सी कि अचीवमेंट्स तो हुए हैं, बट अचीवमेंट्स जो हैं उसमें उसको हम कंप्लीट अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं, कि कुछ जगहों पर हम देख रहे हैं पॉवर्टी रिड्यूस हुई है, बट जितना रिड्यूस होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है. और मोर ओवर द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी इज देयर. जो रिच और पुअर के बीच का गैप था वो अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट वी कैन से कि वो वाइड हो गया है, और कि जो पुअर हमारे थे उनकी कंडीशन और भी खराब हो रही है. तो ये जो डेवलपमेंट का हमने असेसमेंट हम कर रहे हैं, तो हमको यही समझ में आ रहा है कि चीज़ें जो हैं वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, स्पेशली फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़. अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को देखें तो हम जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. और अगर अपनी कंट्री को सिर्फ हम देखें और अदर कंट्रीज़ भी जो एशिया और अफ्रीका के न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, करीब हर कंट्री को 60-70 साल हो गए आज़ाद हुए. Still we are facing the same problem. Still आज भी हमारे यहाँ 20% से ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी प्रॉब्लम है. तो आखिर डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो प्रॉब्लम्स थे उनका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया है. As we saw earlier, it was assumed that the benefit of growth would trickle down to the poorest and underprivileged section of the society and thereby raise the standard of living of all. So it was considered, जब हमने इस डेवलपमेंट मॉडल को अडॉप्ट किया था, तो इट वॉज कंसिडर्ड कि जब रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो हमारा मतलब डेवलपमेंट काफ़ी हो जाएगा, और वो जो कुछ भी डेवलपमेंट का जो बेनिफिट होगा वो होगा तो ऊपर के लेवल पे, बट उसका जो बेनिफिट है वो धीरे धीरे नीचे तक आ जाएगा. यानी नीचे, यानी जो पुअर पीपल हैं उनको भी एक्चुअल बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा. और इस तरह से ये होप किया गया था कि पॉवर्टी विल बी रिड्यूस्ड. बट व्हाट वी सी कि ऐसा नहीं हुआ. ये माना गया था कि अगर हम डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से कर रहे हैं तो उस डेवलपमेंट का फ़ायदा पुअर पीपल को होगा और सबके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज़ कर जाएंगी. बट दिस होप वॉज नॉट फुलफिल्ड. हम क्या देख रहे हैं कि जो ये सोचा गया था कि जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका फ़ायदा सिर्फ रिच को ही नहीं बल्कि पुअर तक आएगा, वो नहीं आया. वो डेवलपमेंट का जो भी बेनिफिट मिला वो सिर्फ हमारे रिचर सेक्शन को ही मिल पाया है. सो द वर्ल्ड ओवर द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर हैज़ बीन वाइडनिंग. ये जो गैप था वो वाइडन हो रहा है, चौड़ा हो रहा है. और भी a country may have high rates of growth, but that does not necessarily translate into a fair distribution of its benefit. High growth of rate तो हमने पा लिया. अगर अपनी कंट्री को ही देखें तो हमारी कंट्री में ग्रोथ रेट काफ़ी हाई है, जा रहा है हाई, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम अपनी जगह है, फिर भी पॉवर्टी अपनी जगह है. तो इस ग्रोथ रेट हाई होने का जो बेनिफिट है, दैट बेनिफिट इज ओनली फॉर द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. पुअर सेक्शन को इस रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई फायदा नहीं मिला है. दिस इज द प्रॉब्लम. So when economic growth and distribution do not go together, the benefits are likely to be cornered by those who are already privileged. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी उसका होना चाहिए. तो जो ग्रोथ से जो हमें बेनिफिट मिल रहा है, दैट बेनिफिट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, बट द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट हैपनिंग. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, कंसंट्रेशन. जो पहले से प्रिविलेज्ड हैं, जो पहले से रिच हैं, उनके पास ही पावर जो है, पैसा जो है वो कंसंट्रेट होता जा रहा है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट हैपनिंग. ग्रोथ हो रहा है बट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है.
Instead of distribution, there is concentration. So this is the problem we are facing with this model of development, कि ये rich को rich बनाता है, तो poor तो अपने आप poor होते ही जाएंगे ना. तो ये it is widening the gap between the rich and the poor. It is now increasingly being recognized that there is a need to adopt a broader notion of development. तो जो हमने notion of development को follow किया, that was a narrow notion of development. वो बहुत ही narrow था, क्योंकि उसमें जो चीज़ें थी वो सबके हिसाब से नहीं सोची गई. वो ये सोचा गया कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हम पालेंगे एंड बेनिफिट विल ट्रिकल डाउन टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बट वो हुआ नहीं. तो अब नाउ वी नीड टू चेंज दिस. We need to adopt a new broader concept of development, a broader notion of development. An excessive focus on economic growth has not only given rise to a wide range of problems, but even economic growth has not always been satisfactory. So ये जो development model हमने अपनाया, इसमें क्या माना गया कि डेवलपमेंट को सिनोनिम किया गया इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ. डेवलपमेंट इक्वल्स इकोनॉमिक ग्रोथ. दिस इज द नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये मान रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए. अदर देन दिस इकोनॉमिक ग्रोथ, जिन चीज़ों पर ध्यान जितना दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया गया. ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, बट दैट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट हैज बीन नेग्लेक्टेड अंडर दिस नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. द मेन फोकस इज ओनली ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये माना गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो अपने आप सारे ग्रोथ हो जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है. इट डज नॉट हैपन. कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत एफर्ट चाहिए होता है. बिना गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के, बिना गवर्नमेंट के एफर्ट्स के ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो सकता. एंड व्हाट वी रिक्वायर ह्यूमन डेवलपमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट द एम. द एम इज ह्यूमन डेवलपमेंट. वो कंट्री जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप्ड है, वहां अपने आप इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगी. ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ विल नॉट ब्रिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, बट ह्यूमन डेवलपमेंट विल ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली. जापान जैसी कंट्री जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स ही हैं, वहां पर कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, बट ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इतनी हाई क्वालिटी की ह्यूमन रिसोर्स है कि जो नेचुरल रिसोर्स की कमी है उसको उन्होंने ओवरकम कर दिया. वो प्रॉब्लम है ही नहीं वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स की कमी, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, ह्यूमन को इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया. तो जब ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आनी ही है ना. तो ये जो चीज़ हमने अपनाया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, उससे हमारा सारा डेवलप हो जाएगा. हमने एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे जितना हमें ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दिया गया हमारी गवर्नमेंट की तरफ से. दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. अगर हम अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी है. ये पॉपुलेशन हमारी असेट तभी बनेगी जबकि हमारी गवर्नमेंट विल स्पेंड ऑन एजुकेशन and health facilities. If the government is not spending much on the health and education sector, then what will happen कि this population will become a liability. और वो हो रहा है हमारे कंट्री में. एंड मोर ओवर देर इज नॉट ओनली नीड की स्पेंडिंग होनी चाहिए. स्पेंड तो गवर्नमेंट करती है, एक्सपेंडिचर इज देयर, हालांकि एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फैक्ट्री. लेकिन क्वालिटी का देर इज लैक ऑफ क्वालिटी विच वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर चैप्टर्स ऑल्सो, कि यहाँ पर हमारे यहाँ गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है एजुकेशन सेक्टर में, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है हेल्थ सेक्टर में, बट जो रेगुलेशन इज नॉट देयर, करप्शन इज देयर, एंड बिकॉज ऑफ दिस
quality of education and quality of health facilities are very poor. तो ये प्रॉब्लम्स हमारी हैं डेवलपमेंट के मॉडल्स की, और हमें जो फोकस करना है वो हमें किस पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है ह्यूमन डेवलपमेंट पे. दैट विल बी द ब्रॉडर नोशन ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम सिर्फ घर में पैसे आ जाने से घर पूरा हमारा डेवलप हो जाएगा ये ज़रूरी नहीं है. पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. जस्ट थिंक अबाउट अ सिंगल हाउस, एक हाउस होल्ड के बारे में अगर हम सोचें तो हमें चीज़ें क्लियर होती जाती हैं कि पैसे तो आ गए, बट ये पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, ये कितना पैसा किसको मिल रहा है घर के अंदर, किन चीज़ों पे खर्च करना है. तो ये दीज आर इम्पॉर्टेंट. सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें ये करना है कि जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनकी क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना होगा. दैट विल ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट automatically. So we will meet in the next class.